एक दो कॉन्सेप्ट और समझ लेते हैं, ठीक है। एक है कंपोजिट रेंट का। मान लो आपका हाउस प्रॉपर्टी है और उसके साथ फर्नीचर, आप जो घर रेंट में लिए हो ना, हम जो रेंट आप जो घर जो है रेंट में दे रहे हो, उसमें क्या है कि अदर एसेट्स भी है, फर्नीचर भी है, ठीक है, कुछ और भी है, कुछ कुछ चीजें, ठीक है। तो उस केस में क्या हो जाता है ना कि रेंट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी तो आपका टैक्सेबल होता है अंडर हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है, लेकिन अदर जो एसेट है, अगर वो रेंट में आप प्लांट मशीनरी ये सब देते हो ना, तो वो आपका टैक्सेबल होता है अंडर पीजीबीपी या फिर आईएफओएस, वो डिपेंड करता है, ठीक है। और अगर मान लो अगर एग्रीमेंट सेपरेबल है, तो आप क्या करो, आपका जो हाउस प्रॉपर्टी का रेंट है वो आप क्या करो, टैक्सेबल कर लो हाउस प्रॉपर्टी में, और जो अदर एसेट्स है उसको टैक्सेबल करोगे आप पीजीबीपी या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। अगर एग्रीमेंट जो है वो सेपरेबल नहीं है, तो इन दैट केस जो टोटल रेंट है ना वो पीजीबीपी या आईएफएस में चला जाता है, ठीक है। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था, जान लो बस। देखो इफ लेट आउट प्रॉपर्टी जो है इज नॉट, अगर आपका लेट आउट ऑफ प्रॉपर्टी इज नॉट फिजिबल विदाउट other asset, then total rent is taxable under the head PGBP और IFOS whether agreement is separable or not. Done. अगर मान लो नहीं तुम निकाल पा रहे हो क्या रेंट है, तो फिर अगर फिजिबल ही नहीं है उसका निकालना, तो फिर आप उसको पीजीबीपी और आईएफएस में ले जाओ। क्लियर। अब सुनो ना, एक एग्जांपल लेंगे, ठीक है, उसमें आपका ज्वाइंट ओनरशिप भी आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर आपका बहुत सारा कॉन्सेप्ट्स आ जाएगा, साथ में इंटरेस्ट वाला चीज भी आएगा, सारा चीज आएगा। ये एक बार आप एकदम अच्छे से सुन लो मेरे साथ, ठीक है, फिर तो मजा आ जाएगा आपको, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मजा आ जाएगा। इसके साथ आपका ये चैप्टर भी ओवर हो जाएगा और एकदम हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ आपका ओवर होगा, ठीक है। सुनो, अरुण और विमल जो है टू ब्रदर्स है, को ओनर्स है, ठीक है, दोनों का इक्वल शेयर है, ठीक है। प्रॉपर्टी जो है वो कंस्ट्रक्शन कब हुआ था उसका, फाइनेंशियल ईयर 17-18 में, ठीक है। कंसिस्ट ऑफ 8 आइडेंटिकल यूनिट्स एंड सिचुएटेड कहाँ है, ये कोचिन में। ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 25-26 को ओनर जो है ऑक्यूपाइड 1 यूनिट फॉर रेसिडेंस एंड द बैलेंस 6 यूनिट्स लेट आउट, ठीक है। और रेंट कितना मिलता है, 12,000 पर मंथ पर यूनिट, ठीक है। आगे देखो क्या है, आगे बोल रहे हैं म्युनिसिपल वैल्यू प्रॉपर्टी का कितना है, 9 लाख है, म्युनिसिपल टैक्सेस 20%, रिपेयर का खर्चा 40,000, इंश्योरेंस प्रीमियम 15,000 है। इंटरेस्ट जो है वो पेबल ऑन लोन टेकन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस 3 lakhs है। वन ऑफ द लेट आउट वीकेंड फॉर 4 months ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। Arun could not occupy his unit for 6 months and he was transferred to Chennai. He does not own any other house, ठीक है। अदर इनकम दिया हुआ है मिस्टर अरुण का 2,90,000, विमल का 1,80,000। आपको कैलकुलेट करना है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एंड टोटल इनकम क्या आएगा दोनों भाई का। सुनो ना, एकदम अच्छे से तोड़ तोड़ करिए क्वेश्चन को, समझते हैं, ठीक है। दो भाई है अरुण विमल, ठीक है, को ओनर है एक घर का, दोनों का इक्वल शेयर है। जो घर है उसमें 8 तल्ला है, 8 फ्लोर्स का है, जिसमें से एक एक जो है, देखो ना, जिसमें से एक एक तल्ला जो है 1 यूनिट जो है वो अपने रेसिडेंस के लिए रखता है, 1 यूनिट जो है वो रेसिडेंस के लिए रख रहा है, ठीक है, मतलब सेल्फ ऑक्यूपाइड है। और 6 जो है ना वो क्या है, लेट आउट प्रॉपर्टी है, ठीक है। 6 यूनिट जो है वो क्या है, लेट आउट प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो क्या करते हैं, अपने भूल जाओ ये अरुण विमल और को ओनर सब छोड़, ये घर आपका है, आपका 8 तल्ला का घर है, ठीक है। 2 घर सेल्फ ऑक्यूपाइड है और 6 जो है लेट आउट प्रॉपर्टी है, ठीक है। हम लोग पढ़े थे जब भी जॉइंट ओनरशिप रहेगा तो आपको क्या करना है, नॉर्मली आपको कैलकुलेट करना है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी और ओनर के बीच में उसको डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो नॉर्मली एक हाउस प्रॉपर्टी है जिसमें 2 यूनिट जो है वो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है और रिमेनिंग जो 6 यूनिट्स है वो क्या है, लेट आउट प्रॉपर्टी है। ये सोचकर हम लोग ये कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। अब देखो हम लोग कैसे आगे बढ़ते हैं। पहले तो जब भी ये पार्टली है, पार्टली लेट आउट है ना, 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड और ये, तो हम लोग क्या वैसे ही करेंगे, सेल्फ ऑक्यूपाइड यूनिट और सेल्फ लेट आउट प्रॉपर्टी लिख देंगे। 2 यूनिट जो है अपना सेल्फ ऑक्यूपाइड है, 6 यूनिट्स जो है लेट आउट प्रॉपर्टी है। आप इसको बोल सकते हो 2/8, है ना, 2/8 बोल सकते हो, 25%, ठीक है। और सुनो ना, 6/8 बोल सकते हो, दैट इज 75%, ठीक है। 25% और 75%। अब जो ये जो
दिया रहता है बाबू, म्युनिसिपल वैल्यू, ये सारा जो दिया रहता है तो पूरे प्रॉपर्टी का दिया रहता है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, लेट आउट के लिए हम लोग 9 लाख जो है, 9 लाख का क्या ले लेंगे, 75% ले लेंगे, दैट इज योर 6,75,000। फेयर रेंट कुछ दिया हुआ है, फेयर रेंट नहीं दिया हुआ है, स्टैंडर्ड रेंट दिया हुआ है, नहीं दिया, एक्सपेक्टेड रेंट कितना आ गया, 6,75,000 आ गया, है ना। अब सुनो ना, एक्चुअल रेंट का बात करते हैं। एक्चुअल रेंट का जब अपने बात करेंगे ना, तो उसमें एक चीज है, यहाँ पे देखो ना, एक जो यूनिट है ना, वन ऑफ द लेट आउट जो है वो वेकेंट रहा 4 महीने तक ड्यूरिंग द ईयर वो 4 मंथ्स तक वेकेंट रहा। अब जब 4 मंथ्स तक वेकेंट रहा तो हम लोग का वो कॉन्सेप्ट ऑफ वैकेंसी आ जाएगा यहाँ पे, कि हम लोग कंपेयर करेंगे क्या किसको, एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट प्लस वैकेंसी रेंट, है ना। तो अब हम लोग 6 यूनिट का बात कर रहे हैं बच्चों, 6 यूनिट का बात कर रहे हैं। तो एक्चुअल रेंट देखो ना, एक्चुअल रेंट तुम्हारा कितना है, कितना में वो रेंट किया हुआ है, 12,000 पर यूनिट, है ना। तो मेरा 5 का तो मेरा 5 यूनिट्स का तो प्रॉपर 12,000 इंटू 5 आ रहा है 60,000। उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, देखो ना यहाँ पे हम लोग समझते हैं, देखो ना 5 यूनिट का तो टोटल मेरा आ रहा है ना, है ना, इंटू 12 मंथ, है ना। तो 7,20,000 तो मेरा आ रहा है, लेकिन एक यूनिट का क्या है, सिर्फ 8 महीने का आया, क्योंकि 4 महीना तो मेरा क्या था, वो वेकेट था। तो एक यूनिट का क्या हो जाएगा, 12,000 इंटू 8 हो जाएगा, 96,000, 96,000 प्लस 7,20,000 कितना आ गया, 8,16,000 हो गया। अब क्या, यहाँ पे वैकेंसी का केस है, तो हम लोग को कॉन्सेप्ट ऑफ वैकेंसी चेक करना पड़ेगा। एक्सपेक्टेड रेंट मेरा कितना है, 6,75,000 है, और एक्चुअल रेंट कितना है, 8,16,000 है। अब क्या करेंगे, वैकेंसी, अगर वो 4 महीना मेरा वेकेंट नहीं रहता तो मेरे को रेंट कितना मिलता, कितना है मेरा मंथली रेंट, 12,000 है। तो 12,000 इंटू 4 कर दो, 48,000 वैकेंसी रेंट। अब 8,16,000 करोगे प्लस 48,000 करोगे तो 8,64,000 आया, जो कि हायर है आपका 6,75,000 से। ठीक है, तो आपका एक्चुअल रेंट क्या होगा, 8,16,000। क्या होगा, क्या होगा गाइस, क्या होगा, 8,16,000। क्या है आपका, 8,16,000। समझ गए, गैप आपका इतना आ गया। अब देखो, म्युनिसिपल टैक्सेस पे किया है, 20% पे किया है, तो 9 लाख इंटू 20% कितना, 75%, 1,35,000 गाइस, कितना, 1,35,000। तो 8,16,000 में आप माइनस करो 1,35,000, आपका कितना आ रहा है नाफ, 6,81,000। 30% का आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा। और लोन का देखो ना कितना दिया हुआ था, लोन का क्या दिया हुआ था, देखो ना, इंटरेस्ट जो है आपका पेबल ऑन लोन टेकन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस कितना है, 3 लाख, 3 लाख, जिसमें कि 75% जो है मेरा वो किसका हो गया, लेट आउट प्रॉपर्टी का हो गया। ठीक है, ये हम लोग जो बना रहे हैं क्वेश्चन एक बार, ये हम लोग डिफॉल्ट टैक्स रिजीम के हिसाब से बना रहे हैं। 115 BAC अगर ऑप्ट किए हुए हो तो उस केस में तो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का आपको इंटरेस्ट मिलता नहीं है ना। तो फिर ये आपका कितना आ गया, 2,51,700 आपका सिर्फ हो गया। ठीक है, और अगर आपका अगर वो मान लो इन केस आपका ऑप्ट आउट करता है उससे, तो क्या हो जाएगा आपका 3,75,000 और 3,75,000 जो है ये आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये कैसे आ रहा है मैं बताऊं, सुनो ना, सुन लो मेरी बात गाइस, सुन लो, देखो 25% जो है आपका 3 लाख का 25% जो है वो सेल्फ ऑक्यूपाइड का हो गया। अब वो डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, एक 3,75,000 विमल का और एक तुम्हारा अरुण का, है ना। देखो, ठीक है, अब सुनो मेरी बात, पहले हम लोग ये वाला देखो, एज पर डिफॉल्ट अगर टैक्स रिजीम लिया हुआ है तो इनकम अगर देखो तो कितना हो जाएगा, हाउस प्रॉपर्टी का इनकम दोनों में इक्वली डिवाइड हो गया, कितना आया था 251,700 डिवाइडेड बाई 2। अरुण विमल में कितना 1,25,850, 1,25,850, और दोनों का अलग अलग इनकम कितना था, इसका था 2,90,000, 1,80,000, इतना आ गया। ठीक है, अगर इन केस वो क्या था, अगर वो ऑप्ट आउट करता है डिफॉल्ट टैक्स रिजीम से, तो उस केस में क्या हो जाएगा, आपको सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का भी मिल जाएगा डिडक्शन, दोनों में इक्वली डिवाइड कर दोगे। आप ये जो 75,000 आया था ना, कैसे आया था, 3 लाख का इंटू करोड़,
25%, 75,000, इसको डिवाइड कर दो 2 से, तो क्या हो गया 3,75,000 इसको लॉस मिल गया, इसको 3,75,000 लॉस मिल गया। लेट आउट प्रॉपर्टी का इतना रेंट और अदर इतना आपका इनकम आ गया। वेरी मच क्लियर, समझ में आया? बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन था आपका। वैकेंसी आ गया, ज्वाइंट ओनरशिप आ गया, इसमें आपका पार्टली लेट आउट आ गया। तो मतलब इसके आपका एकदम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे आपका 3 कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जा रहा है, समझ रहे हो? वैकेंसी वाला कॉन्सेप्ट रिवाइज हो गया आपका ज्वाइंट ओनरशिप वाला रिवाइज हो गया, आपका पार्टली लेट आउट प्रॉपर्टी का रिवाइज हो गया। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इससे आपका सारी चीजें बहुत अच्छे से रिवाइज हो गई। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, डन, कंप्लीटेड। आगे देखो, इसके साथ ही ना आपको ऑलमोस्ट कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाता है। और ये बहुत छोटा है डीम्ड ओनरशिप वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है, बहुत सिंपल है ये आपका। क्या है, एक बार मैं बस रीड कर दे रही हूँ, बहुत सिंपल है, ठीक है। आप मेरे साथ बस सुनते जाना, मैं जो भी पढ़ रही हूँ, ठीक है। सुनो ना, इफ एनी इंडिविजुअल ट्रांसफर हाउस प्रॉपर्टी टू हिज और हर स्पाउस विदाउट कंसिडरेशन और इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, देन सच इंडिविजुअल इज ट्रीटेड एज डीम्ड ओनर ऑफ सच प्रॉपर्टी। ठीक है, अगर मान लो इनएडिक्वेट कंसिडरेशन या फिर फ्री का अपनी स्पाउस को दे देता है, तो उस केस में क्या होगा, वो ओनर खुद ही रहेगा, ठीक है, उसकी स्पाउस ओनर नहीं रहेगी, ठीक है, ही विल बी डीम्ड ओनर। ठीक है, बस इसका एक्सेप्शन क्या हुआ कि अगर वो लोग दोनों अलग अलग रह रहे तो केस अलग है, ठीक है, तब उस केस में ऐसा नहीं होगा। उसके बाद सुनो, इफ इंडिविजुअल अगर वो माइनर चाइल्ड को दे रहा है, तब इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, विदाउट कंसिडरेशन, तो भी तुम्हारा वो क्या रहेगा, वो रहेगा तुम्हारा डीम्ड ओनर। ठीक है, इसमें भी एक्सेप्शन क्या हो जाएगा, अगर माइनर मैरिड डॉटर है तो उस केस में नहीं होगा। अब सुनो ना, इसमें क्या बोलता है कि मान लो कि कोई भी सोसाइटी में ना आपका क्या होता है, आपको मेंबर आप मेंबर बनते हो उसका, ठीक है। तो उस केस में देखो ना, इफ एनी पर्सन इज अ मेंबर और शेयर होल्डर ऑफ एनी कोऑपरेटिव सोसाइटी, देन ही इज ट्रीटेड एज डीम्ड ओनर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी इन विच, इन सच सोसाइटी वो डीम्ड ओनर माना जाता है। ठीक है, अगर मान लो कि पोजेशन ट्रांसफर नहीं हुआ है, देखो क्या है, in case of immovable property, if possession acquired in part performance of contract, then SCC is treated as deemed owner from the date on which you obtain possession। ठीक है, part performance किए, आपको पोजेशन मिल गया, आप उसके डीम्ड ओनर कहलाओगे। और क्या है, if any house property is acquired under long term lease 12 years or more, से आप रह रहे हो, तो उस केस में आप डीम्ड ओनर बन जाते हो। ठीक है, होल्डर ऑफ इम्पार्शियबल एसेट्स, मतलब इफ इट मीन्स प्रॉपर्टी विच इज नॉट डिवाइजेबल, डिवाइड नहीं किया जा सकता है, द मेन होल्डर जो होगा उस स्टेट का, वो डीम्ड ओनर कहलाएगा। वेरी नाइस, वेरी गुड गाइस, थैंक यू सो मच। होप कि आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, अपने सारे कॉन्सेप्ट्स को कवर किए, साथ में एग्जाम्पल्स देखे। तो अगर आप इसको प्रॉपरली एक बार देख लो, तो मेरे को लगता है एकदम अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा ये चैप्टर, है ना। और अगर कोई भी डाउट आए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर डालना, मैं आंसर करूंगी, सारे को रिप्लाई करूंगी। और अच्छा लगा हो तो वीडियो प्लीज लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। ठीक है गाइस, that's all from my side and all the very best everyone. Okay, that's it. Tada, bye bye.